नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और आज हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के जिला खगड़िया से। और आज हमारे साथ हैं उद्घोषक राहुल दीवाना जी। जानना चाहेंगे राहुल दीवाना जी से कि कला के क्षेत्र में उनका कब से आना हुआ और उन्हें कब से शौक लगा। राहुल दीवाना जी, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भानु जी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एएमबी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं और मुझे चाहने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबों को मेरा नमस्कार एएमबी न्यूज के माध्यम से। और दिल्ली से आकर आपने बिहार के खगड़िया में मेरे लिए समय निकाला, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसा कि आपका ये पूछना है कि मतलब कब से, तो कब जी से हाँ, कला के क्षेत्र में आपका कब से आना हुआ? जी तो कला के क्षेत्र में मैं, देखिए होता क्या है कि बचपन में किसी का शौक रहता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, किसी का कराता है कि नहीं मैं बहुत बड़ा मैकेनिक बनूं, किसी का कराता है कि मतलब क्रिकेट खेलता है बच्चा बचपन से और चाहता है बहुत बड़ा प्लेयर बनूं। तो इसी प्रकार मेरा शौक था कि एक अच्छा कलाकार बनूं और जो हूँ आपके सामने हूँ। और दीवाना जी, क्या आपने कोई बड़ी फिल्म भी की है? बिल्कुल 2016 में शंभू झा के निर्देशन में आया था फिल्म लव के सौदा जी, जो भोजपुरी फिल्म थी। लेकिन कहानी बहुत ही अच्छी थी, देखने योग्य थी। और उसमें मैं भाग गजमाया तो खैर बहुत सारी फिल्मों में एक फिल्म थी लखीसराय की गंगा आइल हमारा अंगना जी, उसमें हमने काम करने के लिए मन बनाया और गया भी। लेकिन जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ कुछ थकान वगैरह से फीवर आ गया और जिस काम से गया था नहीं हो सका और उसमें मात्र 2 मिनट का काम करके लौट गया। वो रील के जमाने की पिक्चर थी। लेकिन उसके बाद 2-3 फिल्में मैं छोटी छोटी किया, जैसे कथा सिंहेश्वर धाम की, जी, महादेव तेरी शक्ति अपार, वो सिंहेश्वर के हैं। एक वहाँ था कृष्णा म्यूजिक एंड मूवीज जिसके डायरेक्टर थे शंभू झा। उनका प्लान हुआ कि एक बड़ी फिल्म मैं बनाऊं और उन्होंने क्रिएशन किया, अच्छा डायरेक्शन भी किया और लव के सौदा बनकर जब तैयार हुई तो 2016 में रिलीज हुई और समस्त बिहार के हर सिनेमा घर में चली थी जी। और काफी अच्छा मतलब। और उसमें क्या है कि खास बात है कि मैं मुख्य विलन के रूप में हूं और दर्शकों ने मेरे भूमिका को काफी अच्छा पसंद किया, सराहा। ये मैं क्या बोलूं, दर्शक कहते हैं। आपने कला को चुना तो कला में क्या भविष्य है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, देखिए, जहां तक बता दूं कि मैं एक संगीत शिक्षक भी हूं और सरकारी शिक्षक। तो शिक्षकों के बीच बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मुझे उम्मीद नहीं थी जिस प्रश्न की, वो प्रश्न आज एएमबी लाइव ने किया है और शायद ये पहला चैनल है जो इस प्रकार का प्रश्न मुझे आज मेरे कानों तक सुनने को आया। ढेर सारे लोग ये प्रश्न किए होंगे अपने तरीके से, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे नजर में ये जो प्रश्न किए काफी अच्छा प्रश्न किया। तो होता क्या, एक बच्चे आज भी पूछते हैं कि क्या सर संगीत को सीखने से मतलब कुछ हो सकता है क्या? हाँ, मैं शुरू से संगीत सीखा। जॉब से पहले भी मैं मंच पर फिलहाल 91 के लगभग से शुरुआत किया और 95 में स्थापित हो चुका था। और इसको सीखने से देखिए सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है, निजी क्षेत्रों में भी कई स्टूडियो में बड़े बड़े शहरों में आपको काम मिल सकता है। और रोजगार की अगर बात करें तो आपको जैसे फिल्म इंडस्ट्री आप जाएंगे जी, तो देखिएगा वो लेखक हैं, वो क्या है भाई, तो डायरेक्टर हैं, वो क्या है, तो कैमरामैन है, वो सिंगर हैं और लोग देख भी रहे हैं। और अब तो सिंगर सोशल मीडिया से भी अपनी गायकी का परचम लहरा कर कमाने लगे, इसलिए स्कोप तो है ही। तो आज के युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफी युवा उभर कर आ रहे हैं, संगीत की तरफ जा रहे हैं, एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं,
वो भी एक कलाकारी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज के युवाओं के लिए क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, युवा वर्ग ही तो आते रहेंगे। मैं भी युवा था तो आया, अब जो है आज की पीढ़ी में वो आएंगे। तो क्या है भानु जी कि युवा वर्ग देखता हूं कि नए मतलब बात की जाए अगर सोशल मीडिया की तो 70% तो चलिए अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं को और युवतियों को हम कहना चाहेंगे कि आप अभद्र और मतलब वीडियो नहीं बनाएं। जी। इससे समाज में देखिए कि होता क्या है, मोबाइल है मानिए गार्जियन के पास तो वो उसको हटा दिया, लेकिन उनके बच्चे, कल के दिन आपके भी बच्चे उस चीज को देखेंगे तो वो प्रभाव पड़ेगा उनके दिमाग पर। तो अश्लील वीडियो ना बनाएं। और ऐसे तो सोशल मीडिया कई प्रकार के मतलब नियमों को ला रहा है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अश्लील वीडियो ना बनाएं। अभी देखिए क्या हो रहा है कि भोजपुरी और अंगिका में रंगदारी वाले गाने गा रहे हैं, जातिवाद के गाने गा रहे हैं। ये सब नहीं गाना चाहिए। रंगदारी से याद आया जी। जैसा कि हम देख रहे हैं समाज में काफी रंगदारी के गाने चल रहे हैं और जो उन्हें गायक बना रहे हैं और उन्हें युवा लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि असला लेकर इस प्रकार से प्रदर्शन करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज पे कहीं ना कहीं गलत असर तो जाता ही है। जी जी। और इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया जितने भी हैं, यूट्यूब वगैरह जो भी, तो क्या है कि सबसे पहली गलती उन कलाकारों की नहीं, अगर मैं सबसे भारी गलती देता हूं उन सुनने वाले और देखने वाले। अगर सुनने और देखने वाले उस चीजों को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला क्यों बनाएगा? सीधा सा सवाल, सीधा सा सब मेरा प्रश्न है। इसलिए आप साफ सुथरा देखना, हम रहें या कोई भी रहे, साफ सुथरे वीडियो को आप पूरा लाइक करें। और अगर कोई अश्लील है, अभद्र है, तो उसको आप देख के हटाते चले। खुद मैं समझता हूं, ये बहुत बड़ी दवा मैं बोल रहा हूं, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ये 1 से 2 महीने के बाद वो अगला जो अभद्र कंटेंट बनाता है वो बनाना भूल जाएगा, क्योंकि तो उसको 4-5 लाइक मिलेंगे जो उसके मित्र रहेंगे, वो 10,000 20,000 और मिलियन देख लेते हैं। और वही क्या करते हैं, आज मैं भानु जी आपको सच बता दूं, मैं एक कलाकार हूं, मंचों पर स्थापित हूं, आप जानते हैं। वो जमाना था 2-3 हजार रुपये के शुल्क में बहुत अच्छी नृतंगना कोलकाता दिल्ली वगैरह से आती थी और डांस करती थी, और लोग 5 साल बाद भी याद रखते थे कि वो आई थी फलाना डांसर, बहुत अच्छी थी। और आज के डेट में मैं ये कोई मतलब कहानी नहीं बता रहा हूँ, मात्र जिसको कूदने आता है, डांस का स्टेप नहीं आता है, वो उससे अगर बात करेंगे वो इंस्टा पे वायरल हो गई, या भूल चूक से मतलब अश्लील कुछ या फालतू कुछ वायरल हो गया और वो अपने आप के माथे पर स्टार का बोर्ड लगवा लेती। गायक भी वही कर रहे हैं। और जो 5 गाना सही से हिंदी का नहीं गा पाते हैं वो आज 50,000 1 लाख मांग रहे हैं। जो डांसर वो डांस नहीं करती है, सिर्फ उछल कूद करती है पूरे रात, उनसे अगर आप बात करेंगे, कहिए तो मैं नंबर दे दूं, आप बात करेंगे कि कार्यक्रम है, वो सीधा कहेंगे 1 लाख रुपया। समझिए हम क्या चीज कहते हैं। और एक उद्घोषक जी। और देखिए भानु जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये हर मीडिया को ये चीज चलाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी प्रतिष्ठित मीडिया हैं कि इस टाइप के चीजों को आप चलाएं, क्योंकि आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। आपका भी दायित्व बनता है, जिस प्रकार आप राजनीतिक समसामयिक घटनाओं को, जिस प्रकार आप किसी धार्मिक चीजों को, जिस प्रकार आप अन्य चीजों को परोसते हैं, तो उसी प्रकार कला का विभाग जो है, इसमें भी आए दिनों जितनी भी कुरीतियां आई हैं, सब में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें भारत के एक एक नागरिकों को, बच्चों को आगे आना होगा और अश्लील चीजों का अवॉइड करना होगा। और कलाकार जो करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उनकी भी गलती नहीं है, वो भी पब्लिक उनको को कहते हैं कि वो ला दीजिए, वो ला दीजिए, क्योंकि वो वायरल देखने की वो है। एक अच्छा एंकर आज भी 3 से 4 हजार रुपया ले रहा,
एक अच्छा सिंगर आज भी 3 से 4 हजार ले रहा जी। है। देखिए कितनी बड़ी असमानता है भारत में आज कला के क्षेत्र में। समस्त भारत की मैं बात कर रहा हूँ। और कोई 4 गाना नहीं सही से गा पा रहे हैं और स्टार अपने को आपको लिखवा रहे हैं, और वो जो है 80 हजार 50 हजार मतलब कि मुंह मांगा मांग रहे हैं। ये असमानता दूर होनी चाहिए और इसको दूर करने का जिम्मा तमाम जनता को, तमाम श्रोता और दर्शक को उठाना चाहिए। आपका वह सबसे पहला एल्बम कौन सा एल्बम था जी, जिससे आपको जाना गया, पहचाना गया? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गर्मी भी है तो लोगों ने सुना होगा, एक गाना था, 2 लाइन मैं गुनगुनाना चाहूंगा। भांग के गाछी में, हे गौड़ा भांग के गाछी में, भांग के गाछी में, हो बाबा भांग के गाछी में, गौरा भेजले भंगिया लावे गणेश के भांग के गाछी में। सावन का दिन था, 1.5 महीने का श्रावण मेला लगता है जी। 2 महीने का लगभग, सावन और भादो। देवघर बैद्यनाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब द्वापर त्रेता युग के समय की जी। कई कहानियां वहां से शिव जी से, भगवान शिव से मतलब ताल्लुकात रखता है। और है क्या कि भगवान शिव के चरणों में ढेर सारे गायक अपनी अपनी भावनाएं गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना गणेश जी नखरा कर रहे हैं और पार्वती जी क्या कर रही हैं कि कह रही हैं कि भाई शिव जी से कि मैं भांग धतूरा लाना नहीं चाहता है गणेश, तो क्या किया जाए जी। तो इसी नोक-झोंक का एक गाना मन में आया और मैं गा दिया। मुझे क्या पता था 2 दिन बाद जिधर गया तो वही बज रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या संयोग, हिट तो सुपर डुपर हुआ, 2-3 साल काफी अच्छा चला, हर घर हर गली। लेकिन यूट्यूब का जमाना आया, आज भी यूट्यूब पर उसकी एक नॉर्मल क्वालिटी चढ़ी हुई है। हालांकि वो सीडी में हिट हुआ था, वो काफी पॉपुलर रही। ऐसे तो मैं हर महीने 2-4 गीत ढेर सारे चैनलों से गाता रहता हूँ। तो किन कलाकारों के मंच पर आप अभी तक उद्घोषक के रूप में पहुंचे हैं? धन्यवाद, काफी अच्छा प्रश्न किया। इस प्रश्न के माध्यम से आपके भी चैनल के और हमारे भी जितने भी चाहने वाले हैं सबों को एक जानकारी मिल जाएगी। है क्या कि 1951 का वो दिन जबकि अमीन सयानी साहब की एक आवाज जो गूंजी, और गूंजी ही नहीं यादगार बन गई। सेंटेंस हिंदी का होता है भाइयों एवं बहनों, लेकिन उन्होंने ठीक उल्टा कहा। और क्या मालूम कि वो शब्द, वो आवाज, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां रेडियो सिलोन पर उनकी आवाज सुननी नहीं जाती होगी। और जैसा कि गूगल या अन्य माध्यमों से जान पाया कि करीबन 50 से 60 हजार कार्यक्रम रेडियो के उन्होंने जबरदस्त किए। उनको शायद मतलब अपने भारत सरकार की ओर से उनको पुरस्कार भी मिला, कई मतलब उच्च पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया अमीन सयानी साहब को। और उस टाइम में कोई नहीं था उनके नकल में, यानी बहनों एवं भाइयों वो कहते थे। और हर घर में शिवा का FM ये सब चलता था जब रेडियो का जमाना था। धीरे धीरे मंचों पर उनके नकल में सैकड़ों उद्घोषक आ गए। 10-20 साल बाद क्या हुआ कि मुंगेर पड़ता है यहीं पे बगल में, तो मुंगेर से AK प्रेम यानी अशोक कुमार प्रेम जी के नाम का एक चेहरा अपने शब्दों का जाल लेकर मंच पर आया। और अमीन सयानी साहब के बाद 20 साल बाद उनकी आवाज एक धाक जमा ली हर मंचों पर। और उसी क्रम में सिराज दानापुरी, गार्ड साहब, ऑन मासूमी साहब और ढेर सारे नाम हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब दर्जनों एंकर आए और स्थापित हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अनमोल आचार्य साहब, मतलब 15 साल बाद फिर अनमोल आचार्य साहब लगभग 90-95 के आसपास। गुरुदेव अजीज मेमेकरी में काफी जाने जाते हैं।
अनमोल साहब का जो है काफी मतलब भारी भरकम आवाज, और संयोग से मुझे भी दर्शकों ने चाह लिया, मंचों जी। पर स्थापित कर दिया, और मेरे स्टाइल को और मेरे बोलने के स्टाइल को इतना पॉपुलर बना दिया कि जब भी जाता हूं मंचों पर तो भारी प्यार मिलता है। और ठीक आज के जमाने में, अभी 2025 है, तो लगभग मुझसे 15 साल बाद अभी आए हैं, ढेर सारे हैं। मतलब रुपेश चंचल जी बहुत अच्छे बोलते हैं, मेमेकरी करते हैं, और उसके बाद ढेर सारे एंकर आए। तो लगभग आपका जो प्रश्न था कि 90-95 के आसपास आया, और मैथिली अंगिका जो भाषा है इधर का, यूपी बिहार में भोजपुरी जो चलता है, उसमें जो गाने वाले अच्छे अच्छे प्रसिद्ध सिंगर हैं, उनका मैं सबों का कार्यक्रम किया। जैसे गौरव ठाकुर जी मैथिली के अच्छे गायक हैं, कल्पना मंडल जी उन्हीं की पत्नी हैं, पहले वो अलग सिंगर थी, इधर हाल फिलहाल में शादी हुआ है। उनको भी शादी की शुभकामनाएं। उनके साथ तो ढेर ढेर सारा कार्यक्रम किया, बहुत दिलेर आदमी है। बंशीधर चौधरी जी, जूनियर खेसारी जी, आपको सोनू प्रजापति जी, चंदन चमन बिहारी जी, अंतरा सिंह प्रियंका जी, देवी जी काफी पॉपुलर रही। पूरा भारत में जो भी मैथिली भोजपुरी सुनने वाले हैं सब जानते हैं उनको। और सबसे बड़ी बात, ढेर सारे सिंगर को इतना के साथ कार्यक्रम किया। दिलीप दरभंगिया जी दरभंगा के हैं, उन्होंने फिल्मों में भी गाना गाया था, और इतने के साथ काम किया कि बोलूंगा तो बड़ा ही वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी कहेंगे कि मतलब राहुल जी को क्या पूछ दिया। तो लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि जिनको देखकर हजारों सिंगर, हजारों गायक मंचों पर पैदा हो गए, जिनकी नकल करके, वो खगड़िया जिले के पौड़ा के हैं, और उनको कौन नहीं जानता है भोजपुरी जगत और अंगिका जगत में। आदरणीय बड़े भाई श्री सुनील छैला बिहारी साहब, मैं भी उनसे ही प्रेरणा लिया गायकी के दिनों में, और उनका भी मैं कार्यक्रम किया कई बार, और उनके कार्यक्रम को करने से तो बहुत कुछ आदमी सीख पाता है। तो उनके साथ भी मंच साझा करने का मौका मिला जी। तो लगभग सबों के साथ। तो अभी आप नया कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं? अच्छा, मतलब ये भी पूछना जरूरी है। चलिए जी, बता दूं एमबी लाइव के माध्यम से कि अभी फिलहाल गायकी का दौर तो चल ही रहा है, उद्घोषणा तो चल ही रहा है। अभी भी दुर्गा दीपावली का ढेर सारा कार्यक्रम है, छठ का, ढेर सारे सिंगरों के साथ जो आप लाइव में देखेंगे ही कई चैनलों और फेसबुक के माध्यम से। और खास करके जब भानु जी पूछे ही हैं तो बता दूं मैं कि फ्लैट नंबर 33, ये कोई फ्लैट नहीं है, ये नाम है फिल्म का। शॉर्ट मूवी है। हाँ, शॉर्ट मूवी है और हिंदी सस्पेंस मूवी जी। और देवशंकर देवा एक बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, उसके साथ कई कलाकार का उन्होंने एक टीम बनाया, और हमको लेकर एक फिल्म जो है बन रही है। अभी शूटिंग जारी हो चुकी है, कई पार्ट शूट हो चुके हैं, और अक्टूबर से नवंबर इसी साल 2025 में वो फिल्म दर्शक लोग चैनलों से देख पाएंगे, देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो दोस्तों अभी आपको जैसा कि जानकारी दी है, फ्लैट नंबर 3 एक शॉर्ट मूवी है, जैसा कि बता रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2025 में ही वह मूवी रिलीज होने वाली है, और सस्पेंस मूवी है, आएगी, आप उसे अवश्य देखें। हाँ, मतलब कहानी वो अगर देखेंगे दर्शक तो कहानी में उठ नहीं पाएंगे, कहानी एकदम लास्ट तक देखेंगे। मैंने खुद कहानी को कल पढ़ा है, बहुत अच्छी कहानी देवशंकर जी ने उठाई। तो उसमें आपकी क्या कुछ भूमिका रही है? मैं मुख्य विलन में रहूंगा। आप विलेन हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप लब के सौदा में भी विलेन का रोल किया, और इसमें भी आप विलेन। देखिए, कला तो कला है, और कुछ भी बन जाना चाहिए, जो मिल जाए। तो विलन मिला तो विलन बन रहा। अच्छा अच्छा। और कई नए कलाकारों को भी मौका मिल रहा है, कई लड़के लड़कियां, मतलब क्योंकि हमने हमेशा जो है कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसमें भी कई नए कलाकारों को मैं सहयोग दूंगा, और दिल खोल कर सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे थे राहुल दीवाना जी को, बिहार के जिला खगड़िया से। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर बराबर बने रहें, और हम आपको आगे भी अन्य कलाकारों से मिलवाएंगे जो कला के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और करने जा रहे हैं।
तो आप देख रहे थे AMB लाइव न्यूज। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा।